नमस्कार, यो मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम जब तक किसी हालात से रूबरू ना हो तब तक उसका आकलन करना मुश्किल होता है। जैसे कि इलाज का असली खर्च बीमार पड़ने पर ही पता चलता है। इसीलिए ऐसे खर्चों के आने से पहले इनसे निपटने की तैयारी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जेब पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। यो मनी में आज हम फोकस करेंगे इंश्योरेंस पर और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे प्रो बस इंश्योरेंस ब्रोकर के प्रिंसिपल ऑफिसर एंड हेड आत्रे भारद्वाज। बहुत स्वागत है आपका आत्रे साहब। चलिए, पहला सवाल हम लेने जा रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं, शहडोल मध्य प्रदेश से फोन कर रहे हैं। मनोज, पूछिए अपना सवाल। ये बोल रहा था, मेरे पास आईसीआई का हेल्थ सेवर प्लान है जी। उसको मैंने लिया हुआ है। वो प्लान कैसा है, उसको कैसा रहेगा, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। आपने हेल्थ सेवर यहाँ पे प्लान ले रखा है। कितना प्रीमियम आप भरते हैं इसके लिए सालाना? 25,000 रुपए? 25,000 रुपए जी। और अब इसके साथ आपको क्या क्या बेनिफिट, जब आपको ये प्लान आप खरीद रहे थे, क्या क्या बेनिफिट होंगे करके बोला गया था? हाँ, उन्होंने बताया कि उसमें हेल्थ साइड में तो 8-9 हजार की किस्त जा रही थी जी। और अमाउंट जो बच रहा था वो कहे सेविंग साइड में है। लेकिन बाद में जब पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आए तो उसमें समझ नहीं आता कि वो पेमेंट कैसे होगा। अमाउंट जो बच रहा है मेरा। जी। तो मनोज जी, जैसी आपकी दिक्कत है कई और लोगों के साथ भी है कि पॉलिसी ले लेते हैं, उसके बाद जब कागज आते हैं तो नहीं समझ पाते कि काम कैसे करेगी। इसीलिए आत्रे साहब हमारे साथ है जी। इनके लिए हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं बेहतर, जो इनके सवाल है। मनोज जी, एक प्रश्न आपसे पहले, आपका इसमें कवर अमाउंट कितना है इंश्योरेंस का? 3 लाख। 3 लाख रुपए। ठीक है मनोज जी, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी है हमारे पास। थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये जो प्लान है आपका, ये प्लान एक ऐसा प्लान है इसमें 2 चीज़ें मिक्स हैं। एक तो अगर आप किसी वजह से अस्पताल में एडमिट होते हैं तो जो आपका खर्चा होगा वो आपको मिलेगा, जितना आपका कवर अमाउंट है उसका। साथ ही साथ आपका जो पैसा आप देते हैं एज प्रीमियम, थोड़ा उसका जो पोर्शन है वो एक फंड में जाता है, जो फंड एक ग्रो करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये फंड जो है ये आपको तब इस्तेमाल करने को मिलता है जब कम से कम इस फंड में आप 3 साल आप इस पॉलिसी में रह चुके हों। चौथे साल से आपको इस फंड में से पैसा निकालने की इजाज़त है, जो 20% ऑफ टोटल फंड का होता है 5वें साल तक। फिर 6ठे से 10वें साल तक 50% निकाल सकते हैं और 11वें साल से आप ये इस फंड में से पूरा पैसा निकाल सकते हैं जितना उस टाइम होगा। तो आप समझ गए कि इसमें 2 पोर्शन है। एक आपको इंश्योरेंस बेनिफिट देता है हॉस्पिटलाइजेशन का, जो रीइंबर्स होता है आपको जब आप अस्पताल से एग्जिट करते हैं, और दूसरा आपका एक फंड है जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी है एक टिपिकल कस्टमर के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। जैसे कि आप जैसे आपने बताया कि आपका 3 लाख का कवर है, आप 25,000 रुपये सालाना प्रीमियम दे रहे हैं। ध्यान में रखने वाली एक और बात है कि एक इसमें चार्ज और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। पहले साल में वो 20% होता है। अगर आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो मान के चलिए उसमें से 2,000 रुपये एलोकेट हो गए, जो आपको 8,000 ही मिलेंगे इफेक्टिवली फंड में जाने के लिए। मेरे ओपिनियन में आप एक टिपिकल स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते तो बेहतर होता, जिसमें आप करीब आपका वो प्लान 3 लाख या 4 लाख रुपये फैमिली फ्लोटर के लिए आराम से 10,000 रुपये के अंदर आ जाता। तो आप 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से बचते। वो 15,000 रुपये आप किसी और जगह निवेश करके आप उससे बेहतर रिटर्न भी ले सकते थे। मेरे ओपिनियन में एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एक फैमिली फ्लोटर स्कीम ले, जिसमें काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव भी आपको कवरेज मिलेगी, और साथ ही साथ जो बचा हुआ पैसा है आप उसको किसी और इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके उससे बेटर रिटर्न ले सकते हैं। अत्रे साहब, तो क्या हम कुछ अच्छे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इनको सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। काफ़ी कंपनीज इस टाइम मार्केट में काफ़ी अच्छे प्लान आपको ऑफर करती हैं। बजाज अलियांस की हेल्थ कार्ड पॉलिसी है, HDFC अर्गो की पॉलिसीज़ हैं, इफ्को टोके का स्वास्थ्य कवच, रेलीगेयर की अभी केयर पॉलिसी आई है, L&T की माई हेल्थ पॉलिसी है। कुछ ये 5-6 पॉलिसीज़ हैं। आप इनको खुद एक बार पढ़ के, मेरा एक और आपके लिए सुझाव ये रहेगा कि कोई भी प्लान लेने से पहले थोड़ा सा उसका आकलन कर लें, थोड़ा समझ लें क्या है। मैं ये नहीं कहता आप पूरा उसको अच्छे से उसका एनालिसिस करें, थोड़ा समझ लें उसके मुख्य फीचर्स क्या हैं, क्या वो फीचर्स आपके ऑब्जेक्टिव से मेल खाते हैं या नहीं। अगर खाते हैं और आपको लगता है कि प्रीमियम आपकी कैपेसिटी है देने के लिए, तो आप बिल्कुल वो प्लान ले सकते हैं। चलिए मनोज जी, तो बात काफी साफ है। 2 अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए 2 अलग अलग चीजें होनी चाहिए। इन 2 समस्याओं का एक हल मुश्किल होता है।
समस्याओं जितनी होंगी उतने ही हल होंगे। और वैसा ही यहाँ पर भी है कि आपको अगर अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करना है तो आप एक प्योर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। जितने सारे ऑप्शन यहाँ आतरे साहब ने बताया। और अगर आप कुछ रिटर्न चाहते हैं अपने पैसे पे, निवेशित पैसे पे, तो उसके लिए आप बहुत सारे प्लान हैं जिनको आप चाहें तो यहाँ पर बैंक में डाल सकते हैं, या आप चाहें तो उसे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप चाहें सीधे इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है उनको आप अलग रखेंगे और अलग से ट्रीट करेंगे तो इसमें आपके लिए काफी बेहतर होगा। और फिर जो कंफ्यूजन अब क्रिएट हो गया वैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर हैं, माफ कीजिए, ईमेल है हमारे पास, उसे लेते हैं पहले। इसमें वो पूछते हैं, अभिजीत सिंह साहब ने भेजा हमें, और वो पूछना चाहते हैं कि LIC कोमल जीवन और जीवन आनंद पॉलिसी दोनों है इनके पास, और दोनों का पहला प्रीमियम ये भर चुके हैं, लेकिन अब पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इनका प्रीमियम इनको वापस मिल सकता है। तो अब चूंकि दोनों पॉलिसीज खरीद चुके हैं, LIC कोमल जीवन और जीवन आनंद, पहले तो आतर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये कोमल जीवन और जीवन आनंद किस तरह की पॉलिसीज और डिफरेंस क्या है इनमें? देखिए, कोमल जीवन एक हम इंश्योरेंस लैंग्वेज में बोलते हैं एक चाइल्ड मनी बैक प्लान है। ये वो लोग लेते हैं नॉर्मली जिन लोग को लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको अपने बच्चे के लिए कुछ फाइनेंशियल नीड होगी, चाहे उसकी हायर एजुकेशन हो सकती है, चाहे उसके मैरिज हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मनी बैक पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरी तरफ जीवन आनंद एक बिल्कुल प्योर टिपिकल एंडोमेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको सालाना बोनस मिलते जाते हैं और आपकी मैच्योरिटी पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। और जीवन आनंद के अंदर स्पेशली ये फीचर है कि ये लाइफ लॉन्ग आपको कवर देती है इवन आफ्टर मैच्योरिटी। जैसा अभिजीत जी का जो क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी बेहतर है, या कौन सी सरेंडर करनी चाहिए, या कौन से में बना रहना चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा अभिजीत जी कि आप कौन सा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। चूंकि जो कोमल जीवन पॉलिसी है उसमें आपको तब फंड मिलेगा, और वो भी डेफर्ड पीरियड में, जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है। 18, 20, 22 और 24 साल पे आपको 20 और 30% करके जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मिलेगा। इसमें ज़्यादा आप रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रेडिशनल पॉलिसी है, ये किसी इक्विटी मार्केट में इस पर निवेश नहीं होता है। तो जो भी आपको बेसिक जो अमाउंट है आपको पॉलिसी में वही मिलेगा। इस पॉलिसी को सरेंडर करने पे सरेंडर वैल्यू ज़्यादा है, 90% तक की सरेंडर वैल्यू अभी आपको मिल जाएगी अगर आप 3 साल से इस पॉलिसी में बने हुए हैं। जीवन आनंद दूसरे हाथ पे एक वो पॉलिसी जो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस देती है एक लंबी अवधि के लिए, और LIC की ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल पॉलिसी रही है। मेरे ओपिनियन में आप जीवन आनंद बने रह सकते हैं, और चाहें तो आप कोमल जीवन को भी सरेंडर कर सकते हैं। चलिए, तो आप जीवन आनंद में बने रह सकते हैं, और अगर आपको सरेंडर ही करना है तो आपको यहाँ कोमल जीवन को सरेंडर कर सकते हैं। और बाकी क्योंकि अगर आपसे बात हो पाती रूबरू तो हम और भी बेहतर तरीके से आपकी बात समझ पाते और भी बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर सजेशन दे पाते। बहरहाल यहाँ पर आपके लिए आत्रे साहब ने एक रास्ता बता दिया, और आप इसे अगर फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना होगा facebook.com/आवाज-योर-मनी, और आप अपने सवाल भी हमें वहां पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल हमें सीधे पोस्ट भी कर सकते हैं। योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी आप यहां पर फेसबुक पर विजिट करके जरूर देख सकते हैं। योर मनी में आज हम फोकस कर रहे हैं इंश्योरेंस पर, और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आतिफ भारद्वाज। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। गोयल साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, अजमेर से राजेश गोयल। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सर, मैंने एक पॉलिसी ली थी ING लाइफ का चाइल्ड प्रोटेक्टिव प्लान जी। तो सर मैं इसकी 3 प्रीमियम दे चुका हूँ, तो अब क्या मैं पॉलिसी सरेंडर कर सकता हूँ? तो आप ये क्यों सरेंडर करना चाहते हैं राजेश, जबकि आप 3 प्रीमियम यहाँ भर चुके हैं? सर एक्चुअली मैंने जब ये पॉलिसी ली थी तो एजेंट ने मेरे को बताया था, पेंशन प्लान डिस्कस किया था। फॉर्म साइन करने के बाद एक्चुअली ये पॉलिसी मेरे पास आई तो मैंने वापस एजेंट से बात की तो कि सर ये गलती से समझने में गलती हो गई और ये आपको प्लान दे दिया गया है, अब इसको 3 साल तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद चाहेंगे तो आपको पूरा पैसा वापस रिफंड हो जाएगा। और तो अब मैंने जब कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपको ओनली 20% जितना आपने पे किया उतना 20% ही मिल पाएगा। तो
तो अब या तो आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपको जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो 20% नहीं मिलेगा। और 12,000 पर ईयर इसका एनुअली प्रीमियम है, तो 36,000 अराउंड में पेमेंट कर चुका हूँ इसको। तो राजेश, ये तो मामला थोड़ा सा मिस सेलिंग का ज्यादा हो गया। आपने ये समझा कि आपको ये रिटायरमेंट प्लान की तरह आप इसे ले रहे थे और ये निकला कुछ और अब आप चाहते हैं कि आप इसमें से बाहर हो जाए। बहरहाल देख लेते हैं कि अब आपके इस मोड़ पर आपके लिए क्या बेहतर होगा, बाहर निकल जाना या फिर इसे कंटिन्यू करना। अब जब इन्होंने पॉलिसी ले ही ली है और बहुत 3 साल तक प्रीमियम भी दे चुके हैं, क्या बेहतर होगा कि इसमें बने रहे या फिर निकल जाए, या इस पॉलिसी का कोई और बेनिफिट है तो ले लें? राजेश जी, मुझे आइडिया नहीं है कि जब आपने पॉलिसी ली थी आपका क्या ऑब्जेक्टिव था। पेंशन लेना था, या बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग थी, या अपने लिए एक इंश्योरेंस कवर लेना था? कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका रहा हो, ये पॉलिसी एक जैसे एक टिपिकल ट्रेडिशनल पॉलिसी है। पार्टिसिपेटिंग मतलब जिसमें आपको बोनस मिलता है हर साल, वैसी पॉलिसी है। रिटर्न जो अगर आप एक्चुअल रिटर्न कंपेयर करेंगे तो 5 से 8% तक जनरली मिलते हैं लोगों को एक ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी में। पॉलिसी कुछ खास नहीं है अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स रिटर्न हैं या आपके ऑब्जेक्टिव्स एक अच्छा इंश्योरेंस कवर अमाउंट है। जैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि आज इसकी सरेंडर वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं होगी, चूँकि आपने खाली 3 प्रीमियम ही दिए हैं। ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि 50% से 70% सरेंडर वैल्यू जनरली पॉलिसीज की होती है पहले 5 साल में। मेरे ओपिनियन में आप इस पॉलिसी को पेड अप कन्वर्ट करा सकते हैं। आप इस साल से प्रीमियम देना बंद कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपका कवर सम अश्योर्ड है वो कम कर देगी और पॉलिसी पेड अप हो जाती है और उतने टाइम के लिए कंटिन्यू रहती है जितने टाइम तक कि आपका पॉलिसी टर्म था। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं, लेकिन सरेंडर करने में आपको घाटा ये होगा कि आपका जो भी सरेंडर वैल्यू है, आपने 36,000 दिए हैं जैसे 12,000 हर साल के, तो 36,000 का अज्यूम कर सकते हैं कि आपको 18-19,000 मिलता है। तो आपको या तो वो लॉस बुक कर सकते हैं और वो 18-19 ले सकते हैं, या पेड अप करा के उस पॉलिसी को कम सम अश्योर्ड लेके पूरी पॉलिसी टर्म तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप डिसीजन लें। आपको पैसे की ज़रूरत है, जो भी पैसा मिल रहा है वो निकालें या फिर पेड अप कराएं। नॉर्मली लोग अगर असमर्थ रहते हैं प्रीमियम देने में तो पेड अप करा लेते हैं ताकि इंश्योरेंस कवर चलता रहे उनका, क्योंकि इतना तो आपने पैसा अभी पॉलिसी में दे ही दिया है। अगर आपके पास अभी भी 12,000 देने की आपके पास प्रोविज़न है हर साल, बेटर है आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए जिसमें आप एक अच्छा कवर भी ले सकते हैं 12,000 में। अगर आपकी एज जैसे आपने बताई जितनी भी है, आपको आराम से एक 50 लाख का कवर मिल जाएगा, प्लस आपके पास इतना पैसा ही बचेगा कि आप 2-3 हज़ार रुपये एक म्यूचुअल फंड की SIP में हर महीने निवेश कर सकते हैं। उससे क्या है, आपको 15 साल में आपको SIP भी कुछ काफ़ी अच्छा 10 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, प्लस आपके पास एक अच्छा कवर अमाउंट भी होगा। तो पॉलिसी जो है आप उसको पेड अप करवा सकते हैं और साथ ही साथ आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान में और SIP के थ्रू 15 साल में बने रह सकते हैं। चलिए, तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा सुझाव है राजेश के लिए कि इस पॉलिसी में भी लॉस ना हो तो वो इसे पेडअप में कन्वर्ट करा ले ताकि चलती रहे, आगे कोई पैसा भी ना देना है, जब जाके मिलेगा तब मिल जाएगा। और चूंकि 12,000 हर साल देने की कैपेसिटी है उनकी, तो एक बेहतरीन यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड या जैसे आपने तमाम ऑप्शंस दिए उनको, उसमें लगा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये भी वही है कि गोल सेट कर लेते अपना या पूरी तरह से साफ होता कि करना क्या है, तो शायद इस तरह की उलझन में पड़ते हुए हमको दिखाई नहीं देते। राइट, तो यहाँ पर राजेश आपके लिए बिल्कुल साफ, जैसा हमने कहा कि आप या तो इसे पेड अप करा लें, चलने दें आगे तक, अभी इसमें पैसा देना बंद कर देंगे, लेकिन इसके बेनिफिट जब इसका टर्म पूरा होगा आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा 12,000 रुपए आपके पास हैं निवेश के लिए हर साल, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उसे बेहतरीन निवेश में, जहां आपको बेहतर कवर भी मिलेगा, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आत्रे साहब सलाह दे रहे हैं, उसमें आगे जा सकते हैं। और अब मुंबई से महेंद्र तोमर साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। तोमर साहब, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान के रिगार्डिंग पूछना था। जी जी। कि अभी मैंने LIC का कुछ प्लान लिए हैं, जैसे कोमल जीवन, जीवन छाया और एक ज्वाइंट फैमिली प्लान लिया है। ये तो छोटे छोटे प्लान थे, लेकिन एक मैंने मेजर प्लान लिया है जो कि जीवन आनंद करके है। उसमें 40,000 ईयरली भरता हूँ मैं जी। तो देन अभी 2 साल हुए हैं कंप्लीट, और तीसरा साल अभी मेरा स्टार्ट हुआ है। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे को उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, और कवर भी 5 लाख तक का है। तो अभी मैंने प्रीवियस मंथ एक टर्म प्लान लिया है आपकी आस्था का। जी जी। तो दैट इज सफिशिएंट है कि मतलब मुझे वो पॉलिसी बंद कर देना चाहिए कि क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी मेरा टर्म प्लान में मुझे लगता है कि अभी मेरा रिस्क कवर हो रहा है।
जी, पर तोमर साहब, आपने ऑलरेडी इतने सारे प्लान्स के नाम लिए, काफी सारा पैसा आप दे रहे हैं, करीब 55,000 के आसपास। उसके बाद आपने कहा कि आपने एक टर्म प्लान भी खरीद लिया है। तो आपका मैं उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इतना सारा पैसा अगर आप इसमें डाल देते हैं तो बचता क्या होगा आपके पास? नहीं सर, उसी लिए मैंने टर्म प्लान इसीलिए लिया है कि वो 40,000 वाली मुझे बंद करना है, क्योंकि मैं 15 साल तक नहीं चला सकता उसको। मैंने ले लिया था उस टाइम, मतलब कुछ टैक्स सेविंग के लिए। जी जी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे मतलब वो मैं सोच रहा हूँ कि 3 साल बाद बंद कर दूं, क्योंकि अभी अगर बंद करूंगा तो शायद मुझे अमाउंट कुछ भी नहीं मिले। जी बिल्कुल। तो बड़ा एक फिक्स वाली सिचुएशन में आप आ गए। आप देखते हैं कि आत्रे साहब इसके लिए क्या सॉल्यूशन देते हैं। सर, ये कैसे बाहर निकलेंगे जिस उलझन में फंस गए? बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम चलती है, भारत देश में ऐसा ही है। देखिए महेंद्र जी, आपने जो चारों पॉलिसीज LIC के लिए सब एंडोमेंट प्लान है। कुछ कैशबैक, कुछ मनी बैक हैं, कुछ प्योर एंडोमेंट हैं, जैसे जीवनानंद होल लाइफ एंडोमेंट है। मैंने पहले डिस्कस किया होल लाइफ एंडोमेंट क्या होता है। देखिए इसमें आप कह नहीं सकते आपको रिटर्न अभी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न तो पहले से डिसाइडेड है। आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है या जो भी मैच्योरिटी आपको बेनिफिट मिला है, स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाता है कि अगर 10 साल मैं इस पॉलिसी में पैसा दूंगा तो 10 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो आपको पॉलिसी लेते वक्त ही पता होता है कि इतना पैसा मुझे मिलेगा। और अगर गॉड फॉरबिड किसी की डेथ होती है तो उसको ये भी पता होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए और उन सब श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं वो ये है कि जब आप पॉलिसी लें तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य क्या है पॉलिसी लेने का। अगर आपको एक कम रिस्क वाला प्रोडक्ट चाहिए निवेश का और साथ ही साथ इंश्योरेंस चाहिए, बिल्कुल आप बेहिचक एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको रिटर्न बहुत अच्छा चाहिए और साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी चाहिए जिसमें इंश्योरेंस कवर अमाउंट काफ़ी अच्छा हो, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान और साथ में किसी और इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश। अब जैसे आपके पास इतनी LIC पॉलिसीज़ हैं और अब आपने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ले लिया 50 लाख का, तो महेंद्र जी आप ये ध्यान रखिए जो भी किसी व्यक्ति के एक नॉर्मल सालाना आय होती है उसका 10 गुना कर लीजिए। और साथ ही अगर आपके पास कोई लायबिलिटी है किसी लोन की किसी तरीके की, तो उसमें वो ऐड कर दीजिए। तो ये जो अमाउंट आपको मिलेगा, इतना आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का कवर अमाउंट आइडियली होना चाहिए। अगर 50 लाख आपके पास इतना बनता है तो बिल्कुल 50 लाख काफ़ी है। आप उन पॉलिसीज़ को सरेंडर करिए, यह ध्यान में रखते हुए जिन पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। जिसमें नहीं मिल रही है उसको पेड अप करा के टर्म तक कंटिन्यू करिए। तो जैसे कोमल जीवन है, कोमल जीवन में करीब 90-95% जो भी फंड वैल्यू है उसका आपको अभी अगर आप सरेंडर करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल सरेंडर करिए। ध्यान में बात रखने की, अभी ये आप हर पॉलिसी के अंदर अपना देखिए, पॉलिसी के अंदर मेंशन होता है कि किस साल में सरेंडर करने पे आपको कितना पैसा मिलेगा। ज़रूरत है तो आप अपने एजेंट से बात करिए, वो आपको इंडिविजुअली हर पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू बताएंगे। ये ध्यान में रखने के बाद आपने जो अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए उसको कंटिन्यू करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। एक टिपिकल फाइनेंशियल प्लानर सबसे पहले आपको एडवाइस करता है आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस बचता है उसको आप किसी भी मार्केट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश के लिए लगा सकते हैं। 3 चीज़ें, टर्म इंश्योरेंस आपने ले लिया है, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और लीजिए, साथ ही साथ जो पैसा बचेगा उसको एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो इक्विटीज़ हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो FMPs हो, चाहे वो कॉर्पोरेट FD या बैंक FD हो, उसमें निवेश करिए। चलिए महेंद्र जी, तो आपके सवाल से मुझे लगता है कि कई और भी लोगों को जवाब मिल गया होगा। और अब आपसे भी निवेदन है कि इस तरह के उलझन में खुद को दोबारा मत डालिएगा, इतने सारे प्लान्स एक साथ मत ले लीजिएगा कि आपको भी समझ में ना आए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अपना गोल निर्धारित कीजिए। और जैसा यहाँ पर कहा कि एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानर आपको यही एडवाइस करेगा कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को इंश्योर कीजिए, उसके बाद अपने जीवन को, और उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचता है तो आप तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर निवेश के लिए, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो बैंक में पैसे रख सकते हैं, लेकिन आपके पास एक क्लियर थॉट होना चाहिए कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो साफ बात है, यहाँ पर सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योर कराइए और साथ में उसके बाद आपने लाइफ कवर तो ले ही लिया है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी कुछ बचेगा तो आप तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें पैसे लगा सकते हैं, और जो अब तक आपने लगा दिए हैं तमाम तरह के एंडाउमेंट प्लान्स में, किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह लेकर किस में से निकलना है, किस वक्त निकलना है, पेडअप में जाना है, ये सब देख लीजिए ताकि आपका कम से कम नुकसान हो। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला बना रहेगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ।
प्योर मनी आप देख रहे हैं और हमारा फोकस है आज इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं आत्रे भारद्वाज। फटाफट लेते हैं अगला सवाल। जामनगर से मनोज प्रसाद साहब ने भेजा है और वो पूछना चाहते हैं यहाँ पर कि उनके पास एक HDFC लाइफ संपूर्ण समृद्धि इंश्योरेंस प्लान है। आगे वो पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो प्लान लिया है उसमें 3,000 हर महीने का ये प्रीमियम दे रहे हैं। सम अश्योर्ड है करीब 1,30,000 रुपए। मैच्योरिटी बेनिफिट के दो विकल्प दिए गए, एनहेंस कैश और दूसरा एनहेंस कवर। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी और इन दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प लेना चाहिए? आतर साहब देखिए, ये जो संपूर्ण समृद्धि प्लान है, इस प्लान में जो दो ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं किसी भी पॉलिसी होल्डर का। जो एनहांस कैश ऑप्शन है वो ये कहता है कि आपको जब पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेंगे तो उस टर्म में आपको एंड में आपको एक्स्ट्रा टर्मिनल बोनस मिलेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है एनहांस्ड अपना कवर का। तो एनहांस्ड कवर सेज कि आपको जो आयु जहाँ तक आपकी कवरेज मिलेगी वो 99 ईयर्स होगी। तो जब कोई पॉलिसी लेता है तो उसको ये दोनों ऑप्शन देती है कंपनी कि आप या तो कैश थोड़ा कंपोनेंट ज़्यादा ले लीजिए या अपना जो टोटल टर्म पीरियड है उसको 99 ईयर्स तक ले जाइए। तो ये डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल पे कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा थोड़ा पैसे का या फिर लंबे कवरेज का। इस प्लान के अंदर मैच्योरिटी वैल्यू अभी से बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू इन एंडोमेंट प्लान्स के अंदर डिसाइड होती है जब कंपनी आपको बोनस डिक्लेयर करती है और बताती है कि आपको आपके सम एश्योर्ड के अगेंस्ट कितना बोनस मिला है। तो मनोज जी, आज की डेट में बहुत मुश्किल है कि मैच्योरिटी वैल्यू इसकी क्या होगी 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद, जो भी आपका पॉलिसी टर्म है। बट हाँ, दोनों ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि जो कैश ऑप्शन है उस कैश में ऑप्शन में ये है कि इसको एक एग्जैक्ट टर्म है उसका टर्मिनल कैश एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या है, पॉलिसी के जो आपको एंड में जो एक्स्ट्रा टर्मिनल बोनस अनाउंस करती कंपनी वो आपको एक्स्ट्रा देगी। दूसरे ऑप्शन में वो आपको टर्मिनल बोनस एक्स्ट्रा नहीं देगी, मगर आपको ये कहती है कि आपकी जो टर्म है वो 99 ईयर तक आप अपना टर्म एक्सटेंड कर सकते हैं कवरेज अमाउंट के लिए। तो जो आपको ऑप्शन चूज करना है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू डिसाइड करना भी थोड़ी मुश्किल है। चलिए, तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू के लिए अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। बाकी आपके पास है कि आप पैसे ज़्यादा ले लेना चाहते हैं या फिर अपने लाइफ के कवर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें से जो भी डिसीजन आप लेना चाहें उसे ले सकते हैं। और इसी के साथ अब हम सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करेंगे। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो आज युवा मनी में इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर हाजिर होंगे युवा मनी के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।